कोविड वबा के 1 साल गुजरने के बाद जब कराची जाने का इत्तेफाक हुआ तो इस बार दिल किया कि हैदराबाद का भी एक चक्कर लगा लिया जाए। मैंने अब तक हैदराबाद पूरी तरह से नहीं देखा है, या तो सिंध के किसी और शहर से आते हुए या कहीं जाते हुए कुछ वक्त गुजारा है। लेकिन इस साल फरवरी में मैंने सोचा कि इतने तारीखी शहर को इस बार मुकम्मल वक्त देना ही चाहिए। मैं हूं सहर बलोच और आप सुन रहे हैं BBC उर्दू की पॉडकास्ट। तो एक सुबह मैं और एक दोस्त हैदराबाद के लिए निकल पड़े। सूबा सिंध के शहर कराची से हैदराबाद के रास्ते में कमोबेश 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। अगर रश हो जाए तो इससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है। इस दौरान मेरी दोस्त ने बताया कि हैदराबाद में बाकी जगह तो देख लेंगे, लेकिन एक खास घर है जहां वो मुझे ले जाना चाहती है। इस जगह का नाम उसने मुखी हाउस बताया। सुनकर लगा कि शायद ये कोई सरकारी रिहाइशगाह होगी जिसे रंगो रोगन करके लोगों के लिए खोला जा रहा है। लेकिन मुखी हाउस की कहानी इससे कहीं ज्यादा मुनफरिद और दिलचस्प है। हैदराबाद की तंग गलियों से होती हुई हमारी गाड़ी पक्का किला रोड पर मुखी हाउस के सामने आकर रुकी। ये घर बाकी घरों की तरह नहीं बना। इसी तंग रोड से आती ट्रैफिक को पार करने के बाद दरवाजे से दाखिल होते ही सीधे हाथ पर एक छोटा सा काउंटर आता है, जहां आपको टिकट खरीद कर अंदर जाने का रास्ता बताया जाता है। वहीं से ऊपर की तरफ जाने के लिए सीढ़ियां आती हैं और इन सीढ़ियों पर चढ़ते ही मुखी हाउस की बुलंद दुबाला इमारत पर नजर पड़ती है। मैंने इस घर और इसकी कहानी के लिए मुनफरिद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि दरवाजे से अंदर कदम रखते ही बाहर से ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों का हॉर्न, लोगों की आवाजें नहीं सुनाई देती, और इस शोर शराबे के बीचों बीच होने के बावजूद ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी पुरसुकून मकाम पर पहुंच चुके हैं। उस वक्त इस महल नुमा घर का सिर्फ ग्राउंड फ्लोर खुला हुआ था। इमारत के अंदर दाखिल होते ही सीधे हाथ पर बालाई मंजिल के लिए सीढ़ियों का रास्ता जाता है, जिस पर सुर्ख रंग का कारपेट लगा हुआ है। लेकिन यहाँ उस वक्त जाने की इजाजत नहीं थी, तो सिर्फ सीढ़ियों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ गए। सामने एक और दरवाजे से अंदर दाखिल होने का रास्ता आया। अब इस घर को म्यूजियम का दर्जा तो मिल चुका है, इसलिए अंदर दाखिल होते ही कमरे के बीच और दीवारों के साथ कई मेजें लगी हुई थीं। इसमें हैदराबाद की तारीख और यहाँ से जुड़े सियासी व समाजी शख्सियात के बारे में काफ़ी मालूमात यकजा की गई थी। लेकिन हमें बताया गया कि ये जगह अब भी इब्तिदाई मराहिल से गुजर रही है। लेकिन मुखी हाउस की अपनी तारीख क्या है और ये किसने और क्यों बनवाया था, ये जानने के लिए मैंने इंटरनेट छानने के साथ साथ मुखी खानदान के अफराद को भी ढूंढना शुरू किया। इस दौरान मुझे पता चला कि मुखी हाउस सन 1920 में एक बाअसर सिंधी हिंदू खानदान के सरबरा मुखी प्रीतम दास के बेटे मुखी जेठ आनंद ने तामीर करवाया था। इस घर में 12 कमरे, 2 बड़े हॉल और सहन शामिल हैं। मुखी जेठ आनंद के 4 बच्चे थे, टिली, गोवर्धन, धर्म और राम। मुखी जेठ आनंद एक खूबसूरत महल तामीर कराना चाहते थे, जिसे सालों बाद आज भी लोग दूर दराज इलाकों से देखने आते हैं। मुखी खानदान इस महल नुमा घर में 26 साल रहा। फिर बड़े सगीर की तकसीम के बाद मुखी खानदान के अफराद ने एक एक करके यहाँ से हिजरत की। 1956 के बाद ये घर मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। खाली होने के बाद यहाँ कुछ अरसे तक रिकॉर्ड और सेटलमेंट ऑफिस कायम हुआ, जिस दौरान इस घर के 2 कमरे इंतजामिया की तरफ से इस्तेमाल होते रहे, लेकिन बाकी इमारत ज्यादातर खाली रही। 1970 की दहाई में हैदराबाद में लसानी फसादात के दौरान मुखी हाउस को सरकारी दफ्तर समझते हुए इसके एक हिस्से को आग भी लगा दी गई थी। इसके बाद मुखी हाउस में रेंजर्स का दफ्तर भी कायम किया गया। फिर कमिश्नर हैदराबाद ने इसे लड़कियों का हाई स्कूल चलाने वाली एक गैर सरकारी तंजीम के हवाले कर दिया था, लेकिन इस इमारत की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। 1979 में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HDA ने हैदराबाद की पुरानी इमारत की एक फहरिस्त तश्कील दी, जिसके बाद पोस्ट कार्ड्स भी छपवाए गए। इन पोस्ट कार्ड्स में मुखी हाउस भी शामिल था। लेकिन मुखी हाउस इन पोस्ट कार्ड्स का हिस्सा तो बन गया, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं हो सका, क्योंकि ये इमारत कई अरसे तक जिला इंतजामिया के साथ जुड़ी रही और मुखी हाउस को मुख्तलिफ दफातर के सुपुर्द किया जाता रहा। मुखी खानदान के हैदराबाद से हिजरत करने वालों में मुखी जेठ आनंद की बेटी धर्म भी शामिल थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 बार हिजरत की है। पहले बड़े सगीर की तकसीम के बाद हैदराबाद से बम्बई, जो अब मुंबई कहलाता है, और फिर मुंबई से अमरीका की मगरबी रियासत हवाई के लिए हिजरत की। हिजरत करने के बाद भी धर्म को सिंध में गुजारा हुआ अपना बचपन याद रहा, चाहे वो अपने वालिद की तरफ से सियासी व समाजी शख्सियात के लिए रखी गई पार्टियां हों, पार्टी के बाद उसी सुर्ख रंग के कारपेट वाली सीढ़ियों पर लोगों को आते जाते देखना हो, और उन्हीं लोगों का इस सीढ़ी से उतरते ही टूटे हुए टाइल पर गिरना हो, और उसके नतीजे में धर्म का अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को रोकना हो। फिर घर के आंगन में तरह तरह के कपड़ों में खिंचवाई गई तस्वीरें हों, या फिर उनके घर जवाहरलाल नेहरू का आना हो। ये सब बातें उन्हें मुखी हाउस से जाने के कई सालों बाद भी याद रहीं। मुंबई के ब्रीच कैंडी इलाके में मौजूद अपने घर में बैठकर वो अपने बच्चों को यही कहानियां सुनाती रहती थीं। इन कहानियों का सिलसिला अमेरिका जाने के बाद भी चलता रहा। धर्म की तरफ से सुनाई गई इन कहानियों की एक बड़ी गहरी छाप उनके बेटे डॉक्टर सुरेश भवनानी के जहन पर पड़ी है, जिसके नतीजे में वो पाकिस्तान में पैदा न होने के बावजूद हैदराबाद आने और मुखी हाउस देखने को ऐसे तरसते रहे जैसे अपने घर को तरस रहे हों।
ان کی یہ خواہش تب پوری ہوئی جب مکھی جیٹ آنند کے بھائی گوبند رام کی بیٹی اندرو وٹومل کی ملاقات سندھ کے معروف آرکیولوجسٹ ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری سے ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد جب کلیم اللہ لاشاری 2006 میں پاکستان واپس لوٹے تو انہوں نے فوراً سندھ حکومت سے رابطہ کیا۔ سندھ حکومت نے انہیں کلین چٹ دیتے ہوئے اس پروجیکٹ پر فوراً کام شروع کرنے کا کہا۔ کلیم اللہ لاشاری پھر ضلعی انتظامیہ کے پاس گئے۔ 2013 میں ڈاکٹر سریش بھونانی نے ان 11 لوگوں سمیت مکھی ہاؤس میں پہلی بار قدم رکھا جس کے بارے میں ان کی امی دھرم نے انہیں کئی کہانیاں سنائی تھیں۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سریش بھونانی نے جہاں اپنے خاندان کی پوری روداد انگریزی میں سنا ڈالی، وہیں انہوں نے کہا کہ ان کی امی مکھی ہاؤس کو مکھی محل کہا کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے گھر کی ایک ایک دیوار کو ہاتھ لگا کر وہاں کچھ دیر بیٹھ کر ان سارے قصے کہانیوں کو یاد کیا جو ان کو ان کی امی نے سنائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ 100 سال بعد ان کی امی کا خواب آخر کار پورا ہو ہی گیا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ یہ گھر کسی اچھے کام کے لیے استعمال ہو، اور اب ایسا ہونے جا رہا ہے۔ دھرم اپنے مکھی پیلس کو دوبارہ تو نہیں دیکھ پائیں، لیکن ان کی کہانیوں اور اس گھر سے پیار نے اس کو دوبارہ لوگوں میں مقبول کر دیا ہے۔ مکھی خاندان کے حیدرآباد کے دورے کے بعد اب گھر کے بارے میں لوگوں کا تجسس بھی بڑھنے لگا۔ اس دوران لکڑی کا سامان، زمین کے لیے ٹائل اور کمروں کی رنگ و روغن کا کام بھی شروع کر دیا گیا، لیکن ساتھ میں یہ خوف بھی بڑھنے لگا کہ کہیں چوری نہ ہو جائے۔ مکھی ہاؤس کی حفاظت کے لیے اب باقاعدہ طور پر چوکیدار رکھے گئے۔ اتنے سال اس عمارت کے خالی رہنے کے بعد مکھی ہاؤس کے بارے میں اب کہا جاتا تھا کہ یہ بھوت بنگلہ ہے۔ دونوں چوکیداروں نے یہ بات کلیم اللہ لاشاری کو بتائی۔ کسی بھی قسم کی بحث میں پڑنے کے بجائے کلیم اللہ لاشاری نے مکھی ہاؤس میں سونا شروع کر دیا۔ ایسا کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں ان کی غیر موجودگی میں چوکیدار گھر چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں اور ایک بار پھر قیمتی سامان چوروں کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اس گھر میں اسی طرز کا سامان لگایا جائے جو پہلے لگایا گیا تھا۔ مشکلات کے باوجود پہلے کے ٹائل جیسی زمین، کھڑکیوں میں سٹین گلاس، کھڑکیوں میں وہی لکڑی کا سامان جو پہلے لگا ہوا تھا وہی لگوایا گیا۔ اب مکھی ہاؤس کو دیکھنے کے لیے لوگ پورے پاکستان سے حیدرآباد آتے رہتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ طور پر کھلنے کے بعد تو یہاں لوگوں کا رش اور بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح تاریخ سے لیس حیدرآباد اب تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں کی ہر گلی میں تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یہاں کے قدیم علاقے ہیرآباد میں بھی ایسے گھر موجود ہیں جو دھرم جیسی بیٹی کے بے پناہ پیار اور ان گھروں کی از سر نو تعمیر کے منتظر ہیں۔